तो बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। तो जो खास मेहमान हैं हमारे वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। तालियों से स्वागत कीजिए जोशना बैनर्जी जी का, तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुराधा सिंह जी का, तालियों से स्वागत कीजिए विनय सौरभ जी का और अंकुश कुमार जी का। मैं चाहता हूं आप सभी पहले मंच पर विराजमान हो जाएं। और जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर आपको ऐसी रचनाएं सुनने को मिलेंगी बहुत गंभीर, जिनका मिजाज होगा और आप ज्यादा उन्हीं को सुनेंगे, मुझे बहुत कम। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि माइक थामे जोशना बैनर्जी जी, जो इस समय सेंट जेवियर स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर जो है इस समय हैं, कार्यरत हैं, आगरा में कार्यरत हैं। इनका पहला कविता संग्रह सुधान पूर्णा 2019 में दीपक अरोड़ा स्मृति सम्मान के तहत प्रकाशित हुई और इसी के साथ ही आपको रजा फाउंडेशन से 2021 में शंभू महाराज जी पर विस्तृत कार्य करने के लिए फेलोशिप प्राप्त हुआ। आपकी पुस्तक अंबुधि में पर सरा है आकाश लोगों को बहुत पसंद आया था, लोगों ने इसे बहुत सराहा भी और हाल ही में आपको डॉक्टर सावित्री डागा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अब समय आपका मैम। नमस्कार आप सभी को। क्योंकि कविता ही हमें हर जगह बुला लेती है और कविता से ही हमें बहुत प्रेम मिला है, तो कविता से ही शुरुआत करती हूँ। कुछ कविताएं पढ़ूंगी, 3 से 4 कविताएं हैं। और कविता पढ़ने से पहले मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं लाइव अपने तीनों दोस्तों को सुनूंगी। इससे पहले मैंने इनको लाइव कभी नहीं सुना है, इनकी कविताएं पढ़ी हैं लेकिन लाइव मैं पहली बार सुनूंगी, तो ये भी मेरा सौभाग्य है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है भात। बांग्ला जो चावल होता है बांग्ला में उसको भात बोलते हैं। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है भात। भात पकाकर माँ तांबे के बर्तन में केले के पेड़ के नीचे रख देती थी। पिता की आयु स्वर्ग से खींचती रहती थी। भात, उबले आलू और मधु से ही भिक्षुणी को विदा किया। भात पकाया जब जब पिता ने बेचे हुए खेतों के किस्से बार बार सुनाए। भात परोसती माँ को पिता पौलमी, यमी, शची, कामायनी, सुतंभरा न जाने क्या क्या कहते रहे। 4 दाने जो छूट जाते थे थाली में भात के, दादी चिल्लाती, भात का सम्मान इंद्र से भी बड़ा है, एक दाना न बचे थाली में। चावल की बोरियां ग्राम से आती रही वर्ष में कुछ एक बार, परंतु उससे काम न चलता। 2 बेला भात की जुगत में पिता के देह का रंग भात से उतरकर कोयला होता रहा। भात से उठते धुएं में ही पढ़ाई की, भात के पानी से ही त्वचा चमकाई। भात के मार से ही सूती कुर्ते साड़ियां कड़क होते रहे। शरीर में विटामिन ई, बी और सी बढ़ाया। भात ही पूजा में दुर्गा को चढ़ाया। बचा भात भिक्षुकों को खिलाया। सप्ताह में 3 दिन पांता भात बनता, खाते खाते 7 योजनाएं बन जाती, 6 विफल रहती। बासी भात खा खा कर ही पूर्णेंदु चटर्जी ने अपना अल्सर ठीक किया। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, हमारे पड़ोसी थे। पत्नी मर चुकी थी। कई दिनों तक नून भात खाया, माटी में पड़े रहे। कोई 20 दिन तक हम सब्जी मछली देते रहे। भात की चिंता में ही पुनः उठ खड़े हुए। कितने भातमयी हैं हम बंगाली, अपने अलावा कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों, तोतों को भात ही खिलाते आ रही हूँ। भात ना पके जिस दिन, वह दिन हमें डरा देता है। क्या ही मांगता है भात हमसे, नम जलवायु और थोड़ा सूर्य। देश में भात खाने वालों को मिलता रहे भात, ऐसा पंडित जी कह कहकर फेरा पाते थे। भात ही त्रिदेव का कारक है, समय काल भात का ही जना। भात खाते खाते ही जानी अपनों के मन की बात। किसने किससे प्रेम किया, किसने किसे छला, किसने किसे चूमा, किसे किसने क्या लिखा, कौन कितना धनेश बना। मुखे भात में किसने पहने सबसे सुंदर वस्त्र, पोखर के समीप प्रेम पत्र किसने किसे दिया। इस सब की खबर भात खाते खाते ही मिली। अन्न धन गहने में सबसे बड़ा चरित्र भात ही रहा। भात मात्र भात ना हुआ, प्राण हुआ भात हमारा। कोई आता तो भात ही लेकर आता, कोई जाता तो भात ही खाकर जाता।
बहुत सुंदर। मछली का कांटा फंसा दांत पे कई बार, भात कभी ना फंसा। भात तो शीतलता ही देता रहा। भात से ही बने मेरे दांत, मेरी हड्डी, मेरी देह। भात ने ही मुझे जिलाए रखा। भात पचने पर ही बना, रस रस से रक्त बना, रक्त से ही सब बना। माँ का गर्भ, पिता का वीर, ये सब भात से ही बना, भात से ही बनी हूँ। रोटी की तरह भात भी एक महापृथ्वी है। भात कभी ना खत्म होने वाला समय है। स्वप्न टूटकर कहाँ जाते हैं? जिस छोटे लिफाफे में आवेदन पत्र रखकर भेजा था बड़ी नौकरी के लिए, उस लिफाफे में पत्र के साथ एक स्वप्न भी गया था। उल्लू की दृष्टि जो उठी थी ऊपर, उसमें से एक स्वप्न निकल कर उठ चला था आकाश की ओर। एक स्वप्न जो पिता के साथ ही अग्नि में चला, वह अब तक राख नहीं हुआ है। जिस वेग से भागे थे हम अपने स्वप्नों की ओर, उतने ही वेग से टूटे थे स्वप्न। एक स्वप्न तो इतना हठी है कि 100 बार टूटकर भी अपना शीश उठा लेता है। वह स्वप्न जो प्रिय के कटु वचन से टूटा था, वह इतना सहम गया है कि वह हर एक आंख से दूर रहता है। स्मृतियों से सुसज्जित एक स्वप्न अपनी मृत्यु से डरता है। यथासंभव प्रयास करता है कि प्रकृति और शिशुओं को समीप रखे, वहीं सुख पाता है। अपना उपचार स्वयं करता है। आयु कितनी है इन स्वप्नों की? कौन दिशा, कौन सी प्रजाति इनकी? जल लेते आकार पात्र का, हवा करती स्पर्श। स्वप्न सभी आकाश और स्पर्श के ईश्वर की ओर एक शिशु की भांति ताकते हैं। समुद्र में फेंका मैंने एक स्वप्न, पथों पर अनाज छोड़ा। एक स्वप्न रेल की खिड़की से बाहर उछाला, मिट्टी में दबाया, किताब में छिपाया। बड़ों को प्रणाम करते समय मन में कहा, दस्तखतों में लिखा है। सभी टूटे स्वप्न जो मृत पड़े हैं, उनका मुख लावण्य उजला है। वे मरने के बाद भी नवजात से लगते हैं। टूट जाते हैं जो स्वप्न, वे कहते हैं हमसे, जन्म देकर अनाथ किया। रिश्तेदार नहीं, सबसे अधिक स्वप्न रोते हैं हमारे मरण पर। हम मर कर चले जाते हैं, स्वप्न मरकर भी हमें छोड़कर नहीं जा पाते। स्वप्न टूटकर कहीं नहीं जाते। गांधी से पहले टूटे स्वप्न हमें उठाते, चलते हैं हमारे साथ शमशान तक। एक और कविता पढ़ूंगी जिसका शीर्षक है प्रेमी की मृत्यु का दिन। क्लास की एक सहेली ने घर आकर कान में बताया कि दुर्घटना में प्रेमी की मृत्यु हो गई है। वह इतवार का दिन था। छोटा भाई और मैं मैगी खा रहे थे। अभी कांटे में मैगी फंसाई ही थी, वापस प्लेट में छोड़ दी। छोटा भाई मुंह फाड़ के अचरज से मुझे देखने लगा। पचा नहीं पा रहा था यह बात कि मैंने मैगी कैसे छोड़ दी। माँ ने जीवन में पहली बार पीछे क्यारी में परवल उगाए थे। मुझसे पूछ रही थी, देखने में कैसे लग रहे हैं? पिता उस दिन घर के जाले साफ कर रहे थे। एक मोटी मकड़ी पिता का बदला लेने के लिए जैसे मेरे कान में घुसकर मेरे दिमाग में पहुंच गई हो। उसका रुमाल और अर्थशास्त्र की कॉपी तो मेरे बैग में ही रखे थे। संसार के सभी अर्थशास्त्री कितने मनहूस हुए। अभी ये क्या हुआ अचानक? मुझे जैसे ब्रह्मांड के किसी गुरुत्वाकर्षण रहित जगह पर फेंक दिया गया हो। कल यानी शनिवार को ही तो उसने सद्दाम हुसैन का चित्र बनाया था। पनिशमेंट में दोनों को साथ ही खड़ा किया गया था। सजा में खड़े होकर भी चित्र बनाते बनाते पूछा था उसने मुझसे, विल यू मैरी मी? अब उसकी पेंसिल छोटी हो गई है। आगामी ड्राइंग कंपटीशन में अब कोई दूसरा विद्यार्थी प्रथम आएगा। प्रेमी की मौत रिश्तेदारों की मौतों से बिल्कुल भिन्न थी। उस दिन चंद्रमा पृथ्वी के और पृथ्वी सूर्य के बहुत तेज गति से चक्कर लगा रहे थे। बरगेल, मधुमक्खी, महूक उस दिन कोई ना दिखा। सहेली के साथ घर से 10 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंची तो देखा उसकी माँ बेहोश थी और पति और पिता उसके पैर पर अपना सिर पटक रहे थे। मुझे जैसे उसकी आयु के बराबर की जेल सजा सुना दी गई हो। अब उसके जन्मदिन पर सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों स्त्रियों के गर्भ में आएंगे अवश्य, परंतु मेरे लिए कोई चित्र ना बनाएगा। देश में यातायात की पढ़ाई किसी को नहीं कराई गई थी। जिस सड़क पर दुर्घटना हुई थी, उस सड़क पर एक बड़ा मंदिर भी था। नास्तिकों के भी अपने संघर्ष है, मुझे आज महसूस हुआ। ट्यूशन जाता एक विद्यार्थी मर गया।
हम सभी दोस्तों ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया था। प्रेमी मर गया। उसका बैग जिसके एक कोने में मेरा नाम लिखा था, उस पर खून था। एक जूता उसका मैं उठा लाई थी, बस मुझे कुछ और ना मिला। आवाज़ मेरी बंद हो गई थी। जहाँ जहाँ जो कुछ कहना होता है नहीं कह पाती। इसके बदले देर तक स्नान घर में शावर के नीचे बैठ जाती हूँ। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा क्रोध और पीड़ा में यही करती हूँ। जितने लोग दुर्घटना में मर जाते हैं, उनकी प्रेमिकाओं को ढूंढती हूँ, वे नहीं मिलती। प्रेमिकाएं अब कभी नहीं लौटेंगी। परवल के खेत, IPL की टीमें, चश्मे के खाब, चित्र और चित्रकार सभी, अस्पताल, सब कुछ संजीदगी से लेने लगी। यह सब मृत्यु से अधिक वजनदार हो गए हैं। कोई मोर्चा, कोई खबर, रिपोर्ट कार्ड पर अच्छे नंबर, कुछ भी अब नहीं चौंकाता। ऐसे जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं आत्मा वापस आती है मिलने, वैसे वह कभी नहीं आया। मैं जानबूझकर पीपल, बबूल और इमली के पेड़ के नीचे बैठी रही। देर देर तक पढ़ाई की। 12वीं में खरीदी सुलेख की किताबें भरती रही। दीवारों पर चित्र बनाए। बर्फ की एक सिल्ली की तरह गल गया प्रेमी मेरे सामने। अब कभी चित्र बनाते किसी छोटे बच्चे से शरारत में पूछ लिया करती हूँ, विल यू मैरी मी? ये बस एक और अंतिम कविता पढ़ूंगी। नहीं पढ़ूं, छोड़ दो। बस ये लास्ट। दोस्त का प्रेमी। उस दिन छापाघर यानी प्रकाशन घर, पब्लिकेशन हाउस, उस दिन छापाघर से बाहर निकलते हुए दोस्त ने बताया उसे प्रेम हुआ है। जिससे प्रेम हुआ वह चित्रकार है। इतनी चित्रमयता से बताती है प्रेमी की बातें कि पिकासो की वंशज लगती है। रोटी भी प्रतिबिंदु पद्धति के अनुसार बनाने लगी है। सहजन की डंडियों को ऐसे पकड़ती है जैसे पेंटिंग ब्रश। चित्रकार भी ऐसा जो देखता है अंग्रेजी फिल्में, पीता है सिगार, पढ़ता है अंग्रेजी उपन्यास। करीब 2000 हिंदी किताबें खरीद चुकी दोस्त अब खरीदने लगी है अंग्रेजी उपन्यास। फोन के रिंगटोन में लगा लिया है अंग्रेजी गाना। खुशी खुशी रह रहे दो दोस्तों के मध्य एक चित्रकार आ गया है। अकेला नहीं आया, रंग, पैलेट, पानी, कैनवास सब साथ ले आया है। वॉक पर जाते समय गुनगुनाती है दोस्त, मोहे रंग दे लाल। कार्यस्थल से लौटते समय गाती है, मेरा रंग दे बसंती चोला। प्रेम हुआ दोस्त को है। प्रेम के साइड इफेक्ट्स के छींटे मुझ पर आ गिरते हैं। जरूरी कार्य के लिए फोन करने पर कहती है, जरीना हाशमी की जीवनी पढ़ रही है, कब बात हो सकेगी? ऐसा पूछने पर कहती है, तुम्हारे पास ही तो हूं, कभी भी कर लेना बात, इतनी दूर भी नहीं। अब की दफे ये पूछने पर कि कितनी दूर है, तो कहती है अधिक नहीं, मात्र 7 चित्र दूर। मैं समझ जाती हूँ कि फिलहाल 7 घंटे तो बात नहीं ही हो पाएगी। वायवीयता और वाग वैभव का छापा दिख रहा है। मुझे अनसुना और अनदेखा छोड़ दिया गया है। एक युद्ध घोष अब आत्मधर्म लगने लगा है। प्रत्येक सुबह हिनहिनाती हुई कहती है, मेरा ब्रेकअप हो गया कल रात। प्रत्येक रात्रि से ठीक पहले कहती है, जो प्रेम में नहीं वह बोझ है धरती पर। मैं अब दीवार पर सिर पटकने के किसी सत्यातीत समय में जा पहुंची हूँ। जो दोस्त 2 पंक्तियों के मध्य एक गाली देती थी, वही दोस्त अब एक पंक्ति के बाद कहती है, आई लव यू मुआ। गालियाँ कितनी अल्पसंख्यक हुई मेरे जीते जी। प्रेम में फंसी दोस्त के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। फिर सोचती हूँ, ब्रेकअप के बाद बेतरह टूटकर मेरे पास ही आएगी दोस्त मेरी। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। और अब आप तालियां बजाएं विनय सौरभ जी के लिए, जो कि हमारे सीनियर भी हैं। झारखंड में इनका जन्म हुआ और भागलपुर से स्नातक की पढ़ाई की। उसके बाद IIMC से इन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, इसलिए मैंने कहा हमारे सीनियर। और पिछले 3 दशकों से अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छप रहे हैं, संस्मरण लेख आदि प्रकाशित हो रहे हैं। और आप राजभाषा विभाग एवं राष्ट्रभाषा परिषद, बिहार के युवा लेखन पुरस्कार, कवि कन्हैया स्मृति सम्मान, सूत्र सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से सम्मानित हैं। पहला कविता संग्रह बख्तियारपुर इसी वर्ष राजकमल प्रकाशन से आपका प्रकाशित हुआ है। तो जोरदार तालियां विनय सौरभ जी के लिए। शुक्रिया मित्रों। कुछ कविताएं सुनाऊंगा, लेकिन एक ऐसी कविता से शुरुआत करना चाहता हूं जिसमें आप और हम सब हैं। ये एक ऐसी कविता है जिसमें आप कहीं न कहीं अपने आप को पाएंगे।
कविता का शीर्षक है गरीब रिश्तेदार। ये कविता सुनिए। गरीब रिश्तेदार। गरीब रिश्तेदारों के ताजा हाल हमारे पास नहीं होते। गरीब रिश्तेदारों के ताजा हाल हमारे पास नहीं होते। उनका जिक्र हमारी बातचीत में नहीं आता। हम हमेशा जल्दी में होते हैं और हमारी गाड़ियां उनके दरवाजों से सीधी गुजर जाती हैं। एक दिन फोन आता है मौसेरे भाई का। पता चलता है मौसी गुजर गई। एक दिन फोन आता है मौसेरे भाई का। पता चलता है मौसी गुजर गई। साल भर से बीमार चल रही थी। वह कहता है दुमका में सभी डॉक्टरों को दिखाया और सरकारी अस्पतालों का हाल तो आप जानते ही हो भैया। वह बिना पूछे ही बोले जा रहा है। वह बिना पूछे ही बोले जा रहा है अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना भैया। अगले गुरुवार को श्राद्ध कर्म है, आ जाना। एक दिन लेकर वह चले आते हैं विवाह का आमंत्रण कार्ड। तब हमें पता चलता है कि जिस लड़के को देखे 11 साल हो गए थे, अगले माह की 7 तारीख को उसका ही विवाह है। वे बड़े भोलेपन से कहते हैं कमाने लगा है, अब अपना परिवार संभाल लेगा। एक दोस्त को जानता हूं, वो अपने शहर के सब्जी बाजार नहीं जाता। उसके बड़े भाई का साला सब्जी बेचता दिख जाता है। उसे लाज बहुत आती है। वो अपने शहर के सब्जी बाजार नहीं जाता। उसके बड़े भाई का साला सब्जी बेचता दिख जाता है। उसे लाज बहुत आती है। अशोक राजपथ से किताबें खरीदकर स्टेशन लौटते हुए दिखे दूर के एक रिश्तेदार। अशोक राजपथ से किताबें खरीदकर स्टेशन लौटते हुए दिखे दूर के एक रिश्तेदार। मामा, आप यहां पटना में कैसे? बदहवासी में वो कह रहे थे ऑटो पलट गया था, पैर टूट गया है बेटे का, पीएमसीएच में भर्ती है। अच्छा है तुम मिल गए बेटा, मैं यहां किसी को नहीं जानता। अच्छा है तुम मिल गए। मामा, मैं भी यहां किसी को नहीं जानता। पटना में हमारा रेल में रिजर्वेशन है मामा, नहीं तो देखने के लिए आता। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। कहता हुआ पिंड छुड़ाता हुआ निकल जाता हूं वहां से। हम उनके किसी दुख में शामिल नहीं होना चाहते। हम उनके किसी दुख में शामिल नहीं होना चाहते। उनकी पीड़ा से हमारा दिल ज्यादा पसीजता नहीं। हमें लगता है कि वह हमसे पैसे मांगेंगे, बेकार ही वक्त जाया करेंगे हमारा। हमारी संवेदना में कोई पत्ता बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। हमारी संवेदना में कोई पत्ता उनके लिए बस कुछ ही देर के लिए हिल पाता है। और गरीब रिश्तेदारों के यहां जाओ तो अपने आंचल से पूंछकर कुर्सी या मोढ़ा आगे करती है एक स्त्री और पूछती है पूरे घर का हाल। खूब सारा दूध की मीठी हो गई चाय आगे करती है और पूरा घर उत्सुकता से चेहरा तकता रहता है हमारा। वे कहते हैं कभी कभार आ जाया करो, अब कहने को अपने लोग बचे ही कितने हैं। यह खीरा और भिंडी लेते जाओ, अपनी ही बाड़ी के हैं। इस बार आम बहुत आए हैं, पकने पर हम लेकर आएंगे, मां को बोल देना। वापसी में एक झोला तरकारियों से भरा हमें पकड़ाते हुए वे कितने विह्वल दिखते हैं।
पकने पर हम लेकर आएंगे, माँ को बोल देना वापसी में एक झोला तरकारियों से भरा हमें पकड़ाते हुए वे कितने विह्वल दिखते हैं। बिजली के तार झूलते रहते हैं गरीब रिश्तेदारों के कच्चे पक्के घरों में। उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती। वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ। उनके बच्चों की हमें खबर नहीं होती। वे कब के चले गए हैं दिल्ली पंजाब कमाने। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकार के मध्याह्न भोजन के साथ वे दलालों से मिलते हैं। वे दलालों से मिलते हैं और घिघियाते रहते हैं वृद्धा पेंशन और आवास योजनाओं के लिए। वे हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से। वे हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से कि हमारा बड़ा मकान है शहर में और हम सब सरकारी नौकरियों में हैं। वे हमारा जिक्र करते हैं बहुत उत्साह से कि हमारा मकान बहुत बड़ा मकान है शहर में और हम सब सरकारी नौकरियों में हैं और हमारे मोबाइल फोन में उनका नंबर तक नहीं होता। और हमारे मोबाइल फोन में उनका नंबर तक नहीं होता। एक कविता सुनाता हूं जो माँ पर है और आप सबों ने इसको फील किया होगा कभी न कभी किसी न किसी रूप में। माँ की सॉल, माँ जो सॉल ओढ़ती है, माँ की सॉल पे ये कविता है। माँ की सॉल पर, माँ की सॉल। माँ की वह सॉल कपड़ों के बीच रखी है। माँ की वह सॉल कपड़ों के बीच रखी है। इस तरह से उसे रोज एक बार देख ही लेता हूं। उसे ओढ़े हुए एक तस्वीर है मेरे ब्याह के बाद के सुबह की, जब रात हुई बूंदाबांदी से छत भीगी हुई थी और फोटोग्राफर ने शहर वापस लौटने से ठीक मुझसे पहले कहा था, चलिए ऊपर मां की एक तस्वीर खींच देते हैं। एक बार वो कह रही थी, बढ़िया सॉल है, ये मौसी पर भी अच्छी लगेगी। लेकिन उसने जाने किस संकोच में नहीं कहा होगा कि एक साल ऐसी भी मौसी के लिए भी ले लेना। मौसी सुदूर देहात में रहती थी। दिक्कतों से भरे उसके जीवन को हम जानते थे। जाड़े की एक सांझ को जब मैं घर लौटा, देखा लकड़ियां जलाकर मां आग ताप रही थी। घर के अंदर आते हुए सबसे पहले उसे यही बताया कि एक ऐसी ही साल मौसी को देकर भी आ रहा हूं। एकाएक मां का गला भर आया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुझे लगा कि वह कुछ और पूछेगी, पर वह कोई गीत गाने लगी। मुझे लगा कि वह कुछ और पूछेगी, पर वह कोई गीत गाने लगी जो अक्सर वह सोते हुए या एकांत में या भावुक होने पर गाती थी। 2 दिन बाद जब मैं अपने काम पर निकल रहा था, उसने मौसी के बारे में जानना चाहा कि वह भेंट में कैसी थी और क्या कह रही थी। वह तो ले भी नहीं रही थी मां। कहा, दीदी को ही अच्छी लगेगी, हम देहात में रहते हैं, इतना बढ़िया सॉल ओढ़कर कहां जाएंगे। मां ने इतना भर कहा। शुरू से ही संतोषी रही हमारी यह बहन। यह कहते हुए जब सुना तो लगा कि भाई बहन यादों में कभी बूढ़े नहीं होते। यह कहते हुए सुना तो लगा कि भाई बहन कभी यादों में बूढ़े नहीं होते। उनकी संवेदना का कोई भी रूप हमें जीवन के अनजान क्षितिजों की तरफ ले जा सकता है और संभव है कि वो एक सॉल ही हो। सर, एक रिक्वेस्ट मेरी भी थी, क्योंकि आपकी एक कविता है जिसमें आप कहते हैं कि आप उस शहर मत जाना
जहां पर आपका बचपन गुजरा। मतलब हम पलायन करके अलग अलग जगहों पर लोग चले गए हैं, बस वही इस इंतजार में रहते कि कुछ दिन की छुट्टी हो और हम वहां जाएं जहां पर हमारा बचपन गुजरा, लेकिन आपने कहा कि वहां नहीं जाना, ऐसा क्यों? अच्छा, वो कविता सुना देता हूँ, वो कविता सुनाते रहो। गिरिडीह एक बहुत अच्छा शहर था। एक हर व्यक्ति अपने पीछे एक गांव, एक शहर छोड़ के आता है और फिर लौट के फिर नहीं जा पाता, और हम लोग सब अंततः उसी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी स्मृतियों का, हमारी यादों का वहीं सिमट के रह जाता है। ये कविता, मेरा बचपन गिरिडीह में गुजरा था, झारखंड का एक शहर है। मैं आज भी जब उसका जिक्र आता है तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। ये कविता मैंने उसी शहर पे लिखी है, और शायद आपको भी कोई गिरिडीह आपका पीछा करेगा इस कविता में। गिरिडीह बहुत अच्छा शहर था। उस शहर में मत जाओ जहां तुम्हारा बचपन गुजरा। उस शहर में मत जाओ जहां तुम्हारा बचपन गुजरा। अब वो वैसा नहीं मिलेगा। जिस घर में तुम किराएदार थे वहां कोई और होगा। तुम उजबक की तरह खपरैल वाले उस घर के दरवाजे पर खड़े होगे और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वह लंबा सा खाली टीला जहां तुमने जमकर पतंगबाजी की थी, अब वहां अनगिनत घरों की कतारें होंगी। तुम किस किस को बताओगे कि 35 साल पहले मैं यहां रहता था। वह तालाब पाट दिया गया होगा जहां तुम नहाए, तैरना सीखा। साथ खेलते बच्चे किसी और शहर को चले गए होंगे, और जो होंगे उन्हें कैसे पहचानोगे तुम। जाहिर है तुम अपने स्कूल भी जाओगे। जाहिर है तुम अपने स्कूल भी जाओगे। संभव है कि वह किसी बड़ी इमारत के पीछे छुप गया होगा। शहर से चुपचाप गुजर जाओ। शहर से चुपचाप गुजर जाओ, यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। अपने आंसुओं को रोको। कोई पुराना सहपाठी, न कोई पुराना पेड़ मिलेगा बिना सौरभ। शहर से चुपचाप गुजर जाओ, यही तुम्हारे हक में अच्छा होगा। अपने आंसुओं को रोको। कोई पुराना सहपाठी, न कोई पुराना पेड़ मिलेगा बिना सौरभ। बड़ा चौक पर दोस्त के पिता की नाश्ते की उस छोटी सी दुकान में तो जाओगे, पर क्या वह वहां मिलेगी। कोयले की आग से धुआंती छतें और समोसे की वह खुशबू कहीं दर्ज कर लो, पर उधर मत जाओ। बड़ा चौक अब बहुत बदल गया है। जीवन टॉकीज बंद हो चुका है, जहां तुमने अपने जीवन की पहली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर देखी। तुम्हें मंदिर से कुछ खास लगाव तो न था। तुम्हें मंदिर से कुछ खास लगाव तो न था। तुम काली बाड़ी क्यों जाना चाहते हो। अब उस चौक पर तृप्ति नाम का कोई रेस्तरां नहीं है। मकतपुर चौक पर सब्जियां आज भी मिलती हैं, और रंजीत स्टूडियो तो कब का बंद हो चुका। डोमा साव की मिठाइयों की दुकान तो है, पर उसकी नमकीन का स्वाद क्या अब वैसा ही होगा। मोती पिक्चर पैलेस के आगे अब चाट के ठेले नहीं लगते। फिल्मी गानों की किताबें नहीं बिकती। अब कोई टिकट ब्लैक नहीं होता। अब वह सिनेमा घर बदहाल और बदरंग हो चुका है। उसे देखकर तकलीफ से भर जाओगे, जहां स्कूल से भागकर नून सो की कई फिल्में देखने की याद बाकी है। बहुत सुंदर। पिता के दफ्तर की याद तो होगी। पिता के दफ्तर की याद तो होगी। कचहरी के पास वहां भी जाओगे, पर वह इमारत नहीं मिलेगी। नाहक ही परेशान हो जाओगे तुम। उस शहर में मत जाना। याद करना कि वह एक बेहतरीन समय था तुम्हारा। नाहक ही परेशान हो जाओगे तुम। उस शहर में मत जाना। या बस याद करना कि वह एक बेहतरीन समय था तुम्हारा।
जहां दीवारों पर लगने वाले फिल्मी पोस्टरों की तुमने अपनी किताबों कापियों पर जिल्दें लगाई, इस तरह से तुम्हें अपने भाई बहन भी याद आएंगे। इस तरह पिता ख्यालों में आएंगे। तब शहर की किताब की दुकानें भी याद आएंगी, रहमान दर्जी की याद आएगी, फुटपाथ पर लगने वाले चप्पल की अनगिनत दुकानें, और बाटा में पहली बार खरीदा गया स्कूल का जूता याद आएगा। स्कूल के दिनों का वह स्वेटर पीछा करेगा, स्कूल के दिनों का वह स्वेटर पीछा करेगा जो दिवंगत बहन ने पहली बार तुम्हारे लिए बनाया था। उस शहर में मत जाना, इस तरह से तुम दुख के दरिया में डूबोगे। उस शहर में मत जाना, इस तरह से तुम दुख के दरिया में डूबोगे। तुम लौटोगे, तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? तुम लौटोगे, तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? अब तो वह माँ भी नहीं रही जो बात बात में कहती थी गिरिडीह बहुत अच्छा शहर था। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया सुंदर। दोस्तों। जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाएं, और तालियां आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं कि तपिश आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो कविता पढ़ी जा रही है वही आपको शीतलता प्रदान कर रही होगी। लेकिन अब आप तालियां बजाएं अनुराधा सिंह जी के लिए। अनुराधा सिंह की युवा कविता और स्त्री कविता में पिछले कुछ वर्षों में तेज उभार हुआ है। आपने मनोविज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा पाई है। इस समय आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, साथ ही प्रमुख पत्र पत्रिकाओं और ब्लॉग्स में आपकी कविताएं, वैचारिक आलेख, समीक्षाएं और अनुवादों का निरंतर प्रकाशन होता रहा है। आप कई सम्मान से सम्मानित की जा चुके हैं। हेमंत स्मृति सम्मान, शीला सिद्धांतकर सम्मान, इनके दूसरे संग्रह उत्सव का पुष्प नहीं हूं को हाल ही में केदार सम्मान से नवाजा गया है। ईश्वर नहीं नींद चाहिए आपका पहला काव्य संग्रह। तो जोरदार तालियां अब अनुराधा सिंह जी के लिए। नमस्ते, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है ना। आप सबका बहुत धन्यवाद। और यहाँ इतनी धूप में बैठे देखकर मुझे भी सचमुच, लेकिन रुके रहिएगा, मेरी कविताएं आपको उबाएं तब भी रुके रहिएगा, क्योंकि एक भी श्रोता सामने से कम होगा, मेरा दिल डूबने लगेगा। कवि हूँ, बहुत कोमल हृदय है मेरा। विवेक सर तो जैकेट पहनकर बैठे हुए हैं। विवेक जी मेरे परम प्रिय कवि और मित्र हैं। वो तो बिल्कुल यहाँ आग भी बरसने लगे नहीं जाएंगे। मेरा जो पहला संग्रह है उसकी हस्ताक्षर कविता से शुरू करती हूँ। एक बात कहती हूँ आपसे, एडवर्ड लॉरेंज और हेनरी पोइंकारे बहुत बड़े गणितज्ञ हुए थे पिछली शताब्दी के। उन लोगों ने केओस थ्योरी पे काम किया था। केओस थ्योरी क्या कहती है? बहुत छोटी छोटी अक्रमिकताएं जीवन की और असमानताएं आगे जाकर बहुत बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं। मेक्सिको के जंगल में एक तितली पंख फड़फड़ाती है और चीन में साइक्लोन आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हुआ। एक छोटी सी बच्ची थी, उसके हाथ उसके कविता के पंख हो गए और वो फड़फड़ाती थी हर विडंबना पर, जीवन की हर विद्रूप पर, और धीरे धीरे बदलाव की हवाएं बहने लगीं। मुझे लगता है एक दिन साइक्लोन भी आएगा। तो पहली कविता में आप देखिए, बैकग्राउंड में मेरा प्रिय गाना बज रहा है, लेकिन आप उसे बिल्कुल न सुने। ईश्वर नहीं नींद चाहिए। मेरे कवि मित्र सामने बैठे हैं, उन्हें ये कविताएं याद होंगी, मुझे अंदर अंदर गालियां देंगी, लेकिन मैं अपने उन श्रोताओं के लिए, उन पाठकों के लिए उन्हीं कविताओं को पढ़ना चाहूंगी जो आपसे ज्यादा अच्छा कनेक्ट करेंगे। आपके पाठकों तक आपकी आवाज और आपकी कविता जरूर पहुंच रही होगी। ईश्वर नहीं नींद चाहिए। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास। औरतों को ईश्वर नहीं, आशिक नहीं, रूखे फीके लोग चाहिए आसपास, जो लेटते ही बत्ती बुझा दें अनायास, चादर ओढ़ लें सिर तक,
नाक बजाने लगे तुरंत। जो लेटते ही बत्ती बुझा दे अनायास, चादर ओढ़ ले सिर तक, नाक बजाने लगे तुरंत। नजदीक मत जाना, बसों, ट्रामों और कुर्सियों में बैठी औरतों के, उन्हें तुम्हारी नहीं नींद की जरूरत है। उनकी नींद टूट गई है सृष्टि के आरंभ से। कंदराओं और अट्टालिकाओं में जाग रही हैं वे, कि उनकी आंख लगते ही पुरुष शिकार न हो जाएं, बनेले पशुओं इंसानी घातों के। जूझती रही वे यौवन में नींद, बुढ़ापे में अनिद्रा से। नींद ही वह कीमत है जो उन्होंने प्रेम, परिणय, संतति कुछ भी पाने के एवज में चुकाई। सोने दो उन्हें, सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात, सोने दो उन्हें पीठ फेर आज की रात। आज सात भर दुलार से पहले आंख भर नींद चाहिए उन्हें। एक प्रेम कविता है। पहले मैं इस बात के लिए बदनाम थी कि मैं प्रेम कविताएं नहीं लिखती, जबकि मुझे नहीं लगता है कि हिंदी में, नहीं बताऊंगी मतलब किसी ने इतना प्रेम किया होगा जितना मैंने किया है। कविताएं भले ही कम लिखी हो, लेकिन एक पुरानी प्रेम कविता सुनाती हूँ इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए। ये तय है कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है मौसम का बदलना, कि जैसे सांस का आना है निश्चित, कि जैसे सांस का आना है निश्चित, कि जैसे तय है पत्थर रास्ते में, सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। कभी जब रात हो और नींद न हो, कभी जब रात हो और नींद न हो, तो सबके संग तुम्हारी बात होगी। शहर के गर्द चक्का जाम दुख में तुम्हारी याद का जंगल उगेगा, मगर जब भी तुम्हारी बात होगी, ये तय है तुम न होगे। किसी दिन पेट भर खाऊंगी रोटी, किसी दिन पेट भर खाऊंगी रोटी, किसी दिन आत्मा तक प्यास होगी, किसी दिन नींद में गेहूं उगेंगे, किसी दिन बावड़ी भर रेत होगी। कई शक्लों में ढल कर दिन मिलेंगे, ये तय है तुम न होगे। कोई चक धूप में मारेगा पत्थर तो आधी रात में, कोई चक धूप में मारेगा पत्थर तो आधी रात में ढूंढूंगी मरहम। ये पत्ता एक दिन पीला पड़ेगा, हजारों आंधियां नापेंगी दमखम। कभी जीतूं कहीं मैं हार जाऊं, ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे। सुंदरता आपको इतना विचलित और उद्वेलित करती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि श्वेत केशों में भी मेरे सामने एक सुंदरी बैठी होगी और मेरा ध्यान कविताओं से हट के बार बार उसकी तरफ जाता रहेगा, इतना कि मैं विचलित हो जाऊंगी और मैं सोचूंगी कि मैं उसे देखूं कि कविताएं पढ़ूं। इस तक बाद में लौटती हूँ। एक दूसरे संग्रह, नए संग्रह में से कुछ कविताएं सुनाती हूँ। एक और प्रेम कविता है। तुमने मांगा है जो फूल, मैंने तुम्हें गूलर के गाछ की फोटो भेजी, मैंने तुम्हें गूलर के गाछ की फोटो भेजी। तुमने कहा एक इसके फूल की भी भेजो, तुमने कहा एक इसके फूल की भी भेजो। चाहती तो थी कि जीवन के इस घमासान में तुमसे
अपनी याद का एक कातर क्षण ढूंढने को कहूं, अपनी याद का एक कातर क्षण ढूंढने को कहूं, किंतु पहर भर ढूंढती रही हर पत्ती फल के पीछे वह फूल जो तुमने मांगा था, वह फूल जो तुमने मांगा था। शाम हो चली है प्रिय, न हो तो एक बार मुझसे मेरी आत्मा भी मांग देखो। शाम हो चली है प्रिय, न हो तो एक बार मुझसे मेरी आत्मा भी मांग देखो। मांग लो साधारण ही, पर सचमुच का कोई पुष्प, या उससे भी साधारण यह हृदय मांग लो। तुमने पहली बार कुछ मांगा है, तुमने पहली बार कुछ मांगा है। मैं जीवन भर इस कीटग्रस्त पुष्पहीन वृक्ष को ताकती खड़ी रह सकती हूं। प्रेम में मौन को सहमति मान ढांढस रखा है मैंने, प्रेम में मौन को सहमति मान ढांढस रखा है मैंने, किंतु जानती हूं गूलर पर फूल नहीं खिलते। छोटी कविताएं लिखती हूं मैं। ढकने का कीड़ा, ढकने का काम, मैंने दो कविताओं का नाम मिला दिया, मटर का कीड़ा और ढकने का काम। सो ढकने का काम मैं चाहती हूं, इसमें मैं कुछ शब्द चित्र खींचूंगी और आप मेरे संग वो चित्र देखते जाएं। ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका, ईश्वर ने समंदर को लहरों से ढका, पृथ्वी को आकाश से, रात को नींद से, और अंत में हर दिखाई देती चीज को हवा से ढक दिया, और अंत में हर दिखाई देती चीज को हवा से ढक दिया। स्त्री ने, अब देखिए, स्त्री ने भूख को रोटी से और प्रेम को वासना से, और वासना को प्रेम से ढका। स्त्री ने भूख को रोटी से और वासना को प्रेम से ढका। अपने प्रेम को विवाह से ढकने के बाद, अपने प्रेम को विवाह से ढकने के बाद वह धूप ओढ़कर एक बच्चे को दूध पिलाने लगी। सुंदर, बहुत सुंदर। पुरुष ने दुनिया से लौटकर देखा, पुरुष ने दुनिया से लौटकर देखा कि स्त्री की आंखें अनावृत थीं। वह निराश हुआ, वह निराश हुआ और उसने ईश्वर के पृथ्वी, आकाश, समंदर और रात को एक घर से ढक दिया। फिर उसने स्त्री के वक्ष को कंचुकी से ढकने से पहले उसके होने को अपने होने से ढक दिया। बहुत सुंदर। एक और सुनो, जल्दी से, समय की कमी है। जी हाँ, एक छोटी सी कविता, छोटी सी कविता, जल्दी से, जी। मटर का कीड़ा। चलिए एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। मटर का कीड़ा। मटर की बंद फली, मटर की बंद फली उस 1/3 इंच के हरे कीड़े की पूरी दुनिया है। 5 दाने हैं अकूत संपदा जीवन के लिए। 10 रुपए पाओ तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है। 10 रुपए पाओ तुम्हारे और दुकानदार के बीच का विनिमय है। मटर के कीड़े का अनुबंध तो ईश्वर से है, जिसने दाने के गर्भ में आरोपित किया है उसे। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में। तुम्हारे फली खोलते ही उसे मजबूरन शामिल होना पड़ा है तुम्हारे विपणन संसार में, वरना फली में वह अपनी दुनिया का बाहक बाशिंदा था। उसकी औकात एक कीड़े से कहीं ज्यादा थी। जोरदार तालियां। और अब आप स्वागत कीजिए अंकुश कुमार जी का, जो कि पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर लेकिन मन से एक कवि। आपने
हिंदी से लगाव के चलते ही इंजीनियरिंग के बाद हिंदी में ही अपने करियर की शुरुआत की। हिंदी नामा के आप संस्थापक और संपादक हैं और कई प्रकाशकों के साथ आप सोशल मीडिया एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं। आपकी कविताओं की पहली किताब आदमी बनने के क्रम में शीर्षक से प्रकाशित हो चुकी है। अंकुश जी के लिए जोरदार तालियां। जी आप इस बारे में तो मेरी दूसरी किताब भी 2 महीने पहले आई है, 2-2.5 महीना हो गया। इसमें से ही कुछ कविताएं मैं पढ़ूंगा। काम में उलझा समय। जी, काम में उलझा समय इसका नाम है। इस कविता का शीर्षक है कुछ न होना। बहुत सारे आईएएस पीसीएस की जो तैयारी करते हैं उनको देखते हुए मैंने ये लिखी थी। मैंने पाया कि वे जो कोशिश कर रहे थे बहुत कुछ होने की, जब कुछ नहीं हो सके तब काट के पुतले हो गए। जिनके पिता ने शहर पहली बार तब देखा जब उन्हें दाखिल कराया था शहर के बड़े नामी कॉलेज में, जहां उनके नाम पर आरक्षित ईडब्ल्यूएस सीट को नहीं बेचा गया था बड़ी रकम में। पिता किसी दिन उनसे मिलने जा पहुंचे थे। 2000 रुपये भाड़े पर मिले उनके छोटे से दड़बे पर गांव से घी और गुड़ लेकर, जो कुछ न हो सकने की आत्मग्लानि से सराबोर करती रही उन्हें हर बार। वे डरते रहे गांव से आए हर फोन पर, पढ़ाई कैसी चल रही है का कोई सटीक उत्तर उनके पास नहीं था। वे रटा रटाया उत्तर देते हुए थक गए थे। उन्हें कहना था कि पढ़ते हुए हमें आपके खेतों में खटते हाथ दिखाई देते हैं, पर उत्तर में हमेशा कहते रहे अच्छी चल रही है, जबकि वे जानते थे कि बहुत कुछ है जो अच्छा नहीं चल रहा। उनके पिताओं ने उनके बारे में किसी को यह बता दिया था कि अब तो बेटा कलेक्टर हो जाएगा। तभी से 2-4 फोन जो आए उनमें हेलो बोलने से पहले किसी की आवाज़ में हमेशा यही सुनाई दिया, ज़रा कलेक्टर साहब से बात करवाइए। और इन फोनों के उत्तर में हमेशा उन्होंने आवाज़ बदलकर कहा कि अभी कलेक्टर साहब व्यस्त हैं, जबकि वे व्यस्त नहीं थे। ना ही वे कलेक्टर थे, न ही वे कलेक्टर के पिए थे। यह भी क्या कम था कि वे कुछ नहीं होने के बावजूद अपने गांव के लिए कलेक्टर तो हो ही गए थे। ऐसे बहुत से कलेक्टर जो कभी कलेक्टर नहीं हो पाए तो गांव लौट गए। नौकरी ठीक नहीं थी, बहुत दिन तक ऐसा कहते रहे और एक दिन बोने लगे खेत में धान, करने लगे पिता की मदद। पिता जिनका कलेक्टर बेटा छोड़ आया था नौकरी, वे करते थे गर्व। बेटा जो लौटा था कभी नहीं चुका सका दड़बे का किराया तक। अगली कविता है उंगली कट जाने का भय। मेरे पिता उंगली कट जाने के भय से कभी तरकारी नहीं काटते थे। मेरे पिता उंगली कट जाने के भय से कभी तरकारी नहीं काटते थे। उनका मानना था कि यह स्त्रियों का काम है। स्त्रियों के और क्या क्या काम हैं यह भी वे समय समय पर बताते रहे। मसलन झाड़ू पोंछे से लेकर कपड़े धोने तक सभी माँ के हिस्से आए, क्योंकि पिता के पिता और माँ के पिता ने कभी यही कहा था मेरी दादी और नानी से। यह बात हमेशा स्थानांतरित होती रही और तभी से स्त्रियों की उंगलियां काट की हो गईं। स्त्रियों को उंगली कट जाने का भय कभी नहीं रहा, जैसे माँ को नहीं था, जैसे माँ की माँ और पिता की माँ को भी नहीं था। लेकिन पिता के पिता और माँ के पिता हमेशा इतने बुज़दिल रहे कि एक मुए चाकू से पूरी उम्र डरते रहे। अब जबकि मैं रसोई में तरकारी काटता हूँ तो पाता हूँ कि पिता के पिता और माँ के पिता ने मेरी दादी और नानी से झूठ बोला था। एक ऐसा झूठ जो परंपरा से चलता आ रहा है कि तरकारी काटते हुए कट जाती हैं उंगलियां। अगली कविता है कमरा ढूंढता दोस्त। मैं उसे दोस्त नहीं मानता, लेकिन वह मानता है मुझे। मैं इस ग्लानि से भर उठा हूं और इसलिए उसके लिए कोना सुरक्षित कर दिया है घर में। वह कमरा ढूंढ रहा है इस बड़े और अनजान शहर में। मुझे उसके शहर में कभी इस बात की चिंता नहीं रही कि कोई घर ढूंढा जाए। यह उपकार नहीं है उस पर यह मेरी ग्लानि को कम करता है। मेरा दोस्त नहीं है वह, पर मैं उसका दोस्त हूँ इस बड़े और क्रूर शहर में, और इसी बहाने मैं ले लेता हूँ उससे हाल चाल, पूछता हुआ कि क्या तुम्हें कोई कमरा मिल गया। वह इसे मेरी आत्मीयता समझता है, पर यह उसे यहाँ से टालने की एक तरकीब भी हो सकती है, वह नहीं समझता। अगर समझता तो क्या यह नहीं समझ पाता कि मैं उसका दोस्त नहीं, मैं उसे केवल ज़रूरत भर का प्यादा समझता हूँ जो मेरे किसी भी काम को तत्पर हो। आखिर और क्या चाहिए इस युग में, कुछ नहीं तो ऐसे 2-4 कमरे ढूंढने वाले बहुत हैं।
अगली कविता का शीर्षक है दुख के साथ जीना। दुख के साथ जीना। गलतियां बढ़ती गई जीवन में, गलतियों के कारण भी अपराध बोध आता रहा साथ साथ। फिर से शुरू करते हैं। गलतियां बढ़ती गई जीवन में, गलतियों के कारण भी अपराध बोध आता रहा साथ साथ। जहां नहीं थी जरूरत सच बोलने की, वहां झूठ बोलते हुए झेपता रहा। चुभन दो टूक सी उठती रही, जीना होता रहा मुहाल। परेशानी जिसे एक वचन बनकर रहना था जीवन में, परेशानियां बनकर बहुवचन हो गईं। और दर्द की सीमा नापना जिस दिन कठिन हो चला, उस दिन बड़ी खुशी भी शोक के समान टकराई। मैं इतना लूटा पीटा गया हूं जिसकी कोई सीमा नहीं। सीमा होती तो आश्वस्त करती, अब और नहीं सहना। पर यही तो लिखा था जीवन में, दुख के साथ जीना। दो कविताएं और पढ़ लूं। एक छोटी सी कविता है सुंदरता। सुंदरताएं वहां भी हो सकती थीं जहां सब असुंदर लगता रहा। दूर की कौड़ी रहा यह सोचना भर भी कि व्यवस्थाओं के बाहर भी कुछ हो सकता है सुंदर। हर व्यवस्थित वस्तु जब लगती रही सुंदर, तब मैंने आईने में झांका और अपनी अव्यवस्था पर गौर किया। कितना सुंदर सौम्य सुरम्य हो सकता है कोई अव्यवस्था में, यह जाना उसी दिन। असुंदर होना सुंदरता का विलोम है केवल, निषेध नहीं। क्या? अच्छा ठीक है। इस कविता का शीर्षक है अवसाद। जीवन में कई आपाधापियां हैं, निरंतरता कहीं खो गई है। अपने अपनों जैसा ही व्यवहार करते हैं, गैरों से कोई उम्मीद नहीं। समय चल नहीं रहा, कट रहा है, जीवन झूल रहा है इस सब के बीच। अवसाद सिर उठाए पूरे घर में घूमता है, उसे किसी देह की तलाश है। अवसाद सिर उठाए पूरे घर में घूमता है, उसे किसी देह की तलाश है जो मेरी बिल्कुल नहीं होना चाहती। एक हवा साए साए कानों को उमेड़ जाती है, संगीत में रुचि ना के बराबर है। किताबें धूल चाट रही हैं, फर्श की गर्द अब दर्द नहीं देती। सोने के क्रम में नींद की गोलियों ने अतिक्रमण कर दिया है। वे संक्रमण की तरह फैल गई हैं चारों ओर। उनसे छुटकारा मुमकिन हो भी तो कैसे, वे सपनों की ओर ले जाती हैं। सपनों को जरूरत है खाद की, गोलियां उनकी खाद और पानी हैं, यही एक ग्लानि है। एक कविता और है माओ पे, मैंने लिखी थी। माओ पे थोड़ा सा अलग प्रयोग करने की कोशिश की थी मैंने। तो इस कविता का शीर्षक है माएँ। मैं अपने दोस्तों से मिलकर खुश होता हूँ और उनके साथ करता हूँ बात घंटों तक फोन पर। पिताजी के साथ उनके दोस्त आते हैं कई बार दफ्तर से। गली मोहल्ले के यार दोस्त, कॉलेज के दिनों के दोस्त भी अक्सर आते रहे हैं घर। उन सबसे मिलते हुए मैं अक्सर माँ की सहेलियों के बारे में सोचता हूँ। कहाँ होंगी वे सहेलियाँ जिनके संग माँ जाती होगी स्कूल। खेला होगा खो खो और स्टापू, किसी फिल्मी हीरो के सपने जिनके संग देखे होंगे। गली मोहल्ले की ज़्यादातर औरतें माँ को दीदी बोलती हैं क्योंकि माँ उन सबसे बड़ी है उम्र में। मैं तब सोचता हूँ जब माँ की सहेलियाँ बुलाती होंगी माँ को नाम से, तब कैसे दौड़ पड़ती होगी वो। लेकिन न जाने कब से वो तरस गई है किसी पुराने परिचित से अपना नाम सुनने को। मैं सब सोचता हूँ हर बार माँ के लिए और उदास होता हूँ। माँ हालांकि उस उदासी से उबर गई है जब वो 19 बरस की आयु में अपनी सहेलियों से दूर हो गई थी। राखी पर मामा के घर जाते समय माँ हर बार लौट आती है अगले ही दिन, और तब मुझे बस यही लगता है कि हर बार माँओं को ही क्यों लौटना पड़ता है, इस मर्यादा के साथ कि जाओ अब वही है तुम्हारा घर। हाँ एक सेकेंड। एक छोटी सी कविता, 3 पंक्तियों की एक कविता और है, या फिर एक सेकेंड मुझे ढूंढने में समय लगेगा। एक जेब कतरे नाम की कविता है मेरी, अभी अगले संग्रह में शायद आएगी। जेब कतरे जेब नहीं आदमी की तलाश करते हैं, उसके बाद वे जेब पर बोलते हैं धावा। उनके लिए आदमी महत्वपूर्ण है, जेब नहीं। जेब तो खाली भी हो सकती है। उनके लिए आदमी महत्वपूर्ण है, जेब नहीं। जेब तो खाली भी हो सकती है, पर आदमी भरा पूरा छांटते हैं वे, और इस तरह कर डालते हैं जेब का सफाया कि कोई चुभन तक महसूस नहीं होती।
क्या इतनी सफाई देखी है किसी के हाथों में? वे जादूगर की तरह निकल जाते हैं चुपचाप काम होने पर। उनके होने ने बचा रखी है इस असभ्य होते जा रहे समाज में एक सभ्यता। तभी तो कटती हुई जेब उफ तक नहीं करती। जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच साहित्य आज तक का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया।